हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर हम कुल जो है 40 क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। जो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो आपका संबंध होता है वह हो जाता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर एफ इज इक्वल टू आर बाई टू किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम देख सकते हैं इसके कुछ नहीं तो नीचे एक है और यहाँ पे आर एक तिरछा तिरछी गुना होगा, तो आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2f। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा -1D, 1D या 2D या 1.5D। यहाँ पर जो उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रही है, यानी कि जो पी का मान इसे पी से सूचित किया जाता है लेंस की क्षमता को। तो फोकस दूरी हमारा किया 1 मीटर दिया हुआ है, पी इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/f। जब मीटर में हो तो यहाँ पर 1/1 यानी कि 1D। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है वो हो जाती है आपकी अनंत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि के निवारण के लिए जो है आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसमें जो है वह अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है हमारा 1 जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वही वह सही हो जाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? 1 जूल प्रति 1 कूलम। अगला हमारा क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन हमारा श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध यानी समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आमीटर है इसको जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या जो धारा के मान को मापने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति बराबर हमारा पी इक्वल टू होता है V²/R। ठीक है, तो यहाँ पर बता कौन सा जो पद है वो जो है वो इसको विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी कौन सा फॉर्मूला उसका नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, IR² यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 कूलम किसके बराबर होता है। तो आपका जो 1 कूलम होता है वह बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड के, क्योंकि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम और विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका मात्रक है। ऑप्शन में विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से किसी का नहीं। जो किलोवाट घंटा मात्रक है वह मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा का। यहाँ पर ऑप्शन में भी हमारा सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का यह व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर है किसके। तो एक विद्युत यूनिट जो है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वह है आपका यहाँ पर कोयला। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी, जो कोयला जो है वह मृत जीवों के शरीर से प्राप्त होता है करोड़ों लाख वर्ष बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन हमारा प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। जो गोबर गैस है वह एक प्रकार का बायोगैस है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोगैस का उत्पाद होता है। ऑप्शन हमारा गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से किसी से नहीं। तो जो बायोगैस का उत्पाद होता है वह प्राप्त होता है हमें गोबर से, यानी कि जो हमारा गोबर गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है आपका NO2 और O2। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पर जो कुछ सूत्र को दिया हुआ था, हम इस सूत्र को Na2CO3 5H2 है। यहाँ पर Na2CO3 10H2 है। यहाँ पर Na2CO3 7H2 और यहाँ पर Na2CO3 2H2। तो यहाँ पर जो हमारा देख सकते हैं कि जो Na2CO3 10H2 यह हमारा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को जो है लेपित करने की क्रिया है इसको गैल्वेनिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। इसको गैल्वेनिकरण इंग्लिश में जो है वह क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इसे जो है वल्नीकरण भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? ऑप्शन नंबर वैनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। तो यहाँ पर गंधीय सूचक की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शकरकंद जो है वह गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? यानी कि क्षारकीय अम्ल वैसे कहते हैं जिसमें जो आपका OH समूह जो है वो उपस्थित हो। ठीक है, एक OH हो तो एक है, दो तो दो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो OH कितने समूह उपस्थित है, तो 20 का। यहाँ पर जो हम HCl यह तो होगा नहीं, H3PO4। H3PO4 में हमारा जो है 3 यहाँ पर 3 H है और 4 ऑक्सीजन है, तो लगभग 3 OH हो जाएंगे, तो त्रिक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। और ये HNO3 यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन है, तो ये भी तो एक क्षारकीय अम्ल होगा। और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 2 OH बन जाएंगे, तो इसलिए हमारा द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पोटासियम क्या होते हैं? तो जो पोटासियम ऑप्शन हमारा एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक दिक् लवण। जो पोटासियम होते हैं वह जो है वह आपके एक दिक् लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? यानी कि हम प्रबल लवण की बात हो रही है। ऑप्शन हमारा NaCl, CaCl2, BSO4 या LiCl। तो यहाँ पर प्रबल लवण जो है वह हो जाएगा आपका NaCl। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ऑप्शन हमारा CH3COOH, H3PO4, CH3CH2, COOH या ZNO। तो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर H3PO4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विलेन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो उस विलेन का pH मान क्या होगा? यानी कि नीले को लाल में बदलता है वह विलेन जिसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एथेन कार्बनिक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद है? तो इसमें जो आपके 7 सहसंयोजक बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कठोर तत्व क्या है? तो सबसे कठोर तत्व जो आपका है पत्थर, कार्बन, हीरा। ऑक्सीजन में से हीरा है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व इनर्ट गैसेस की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पर सर हीलियम जो है जिसका संकेत क्या होता है आपका He होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होता है? तो मीथेन जो होता है उसका सूत्र होता है आपका CH4। और यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो कार्बन से जो है वो क्या होता है 4 हाइड्रोजन जो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुटे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में बी सी की जगह किसमें 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जिसे आपके मोस्ले ने प्रस्तुत किया था, इसके जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वह है परमाणु संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? जो अमोनिया का हमारा सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 में से हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन और क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 1:3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो इंसुलिन हमारे जो शरीर में एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, रक्त में जो शर्करा होती है इसकी मात्रा को नियंत्रित किए रखता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी जब कमी हो जाती है इंसुलिन, यह क्या होता है इंसुलिन की कमी होती है तो शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, इस कारण यह मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मधुमेह को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यहाँ पूछ रहा है कि वाष्पोत्सर्जन जो है वह कैसी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। तो जो वाष्पोत्सर्जन है वह हमारा एक प्रकार की यहाँ पर भौतिक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन हमारा इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। जो पादप हार्मोन की बात हो रही है हमारा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग जो है सिनेटिक दरार, सिनेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? ऑप्शन हमारा अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं आपका शुक्रवाहिका, इसे वास्ट डिफरेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पराग कोष में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। जो हमारा पराग कोष होता है, एंथर होता है, उसमें पॉलन ग्रेन पाया जाता है, तो हमारा परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन में डार्विन ने, ऑपरिन ने, लैमार्क ने, कोई नहीं। जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है वह जो है आपके डार्विन ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला जो जल में होती है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं, शैवाल, जलीय कीट, मछली, और अगला है घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। अगला घास, मछली, तो यहाँ पर घास से शुरू हो रहा है, तो ये जलीय आहार श्रृंखला नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है उपभोक्ता की, तो हरे पौधे जो हमारे उत्पादक हो जाते हैं, यहाँ पर जो निर्धारित सवाल ये भी नहीं होगा, तो जंगली जानवर, फूल और पत्ते, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। जंगली जानवर जो कि हरे पौधे खाने वाले जीवों को खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है साइंस के आपके सेट 3 के कुल 40 क्वेश्चन को कर लिया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।